हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं SSC CGL 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, उसके GK GS के क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज अपलोड किया है उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ वो लेटेस्ट में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो हो गए हैं उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही प्रोवाइड करती हूँ। जहाँ से जो भी फैक्ट्स बताती हूँ उससे आपके आगे आने वाले SSC के जो एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि 2025 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसे आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस तरह से आप अगर GK को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई 1867। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, P फॉर प्रार्थना समाज और P फॉर पांडुरंग, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब हम लोग जितने भी समाज जो हिस्ट्री में बनाए गए थे उसके सारे फाउंडर्स और उसके डेट्स को याद रखेंगे, ईयर्स को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ईयर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था? ये इसकी स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। और इसे सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्रह्मो सभा बोला जाता था, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1828 में, 1828 में। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्रह्मो समाज रख दिया गया। नेक्स्ट है 1828 के बाद 1864 1864 बेदा समाज। तो बेदा समाज का इस्टेब्लिश किसने किया था? ये किया गया था किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन और श्रीधरालु नायडू के द्वारा किया गया था। और ये 1864 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कहाँ पे किया गया था? मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किसने किया था? केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर इसे किसने इस्टेब्लिश किया था? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर किया था। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया? 1867 में। और कहाँ किया गया? बॉम्बे में किया गया। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। इसके स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था। कब किया था? 1873 में। नेक्स्ट आर्य समाज। आर्य समाज को इस्टेब्लिश किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये कब किया था? 1875 में। और कहाँ पे किया गया था? मानिक चंद्र वाटिका इन बॉम्बे, यहाँ पे किया गया था। और इसे बाद में बॉम्बे से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। कब? 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट है देवा समाज। देवा समाज को किसने इस्टेब्लिश किया? शिव नारायण अग्निहोत्री। और ये कब किया गया? 1887 में, 1887 ईस्वी में। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो भी यहाँ पे समाज थे उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया, यानी कि ईयर्स बाय ईयर्स अरेंज किया है। तो आप इसे इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखें तो ज़्यादा इजी हो याद रखना। 1828 में ब्रह्मो समाज, 1864 में बेदा समाज, 1867 में इस्टेब्लिश हुआ प्रार्थना समाज, 1873 में हुआ सत्यशोधक समाज, और 1875 में हुआ कहाँ किसे इस्टेब्लिश किया गया? आर्य समाज को। और 1887 में देवा समाज को इस्टेब्लिश किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following Indians is named in Time Magazine's list of 100 most influential people of 2021? टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किसे भारतीय का नाम है? तो इसमें कौन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Lata Mangeshkar was honored with which of the following awards in the year 2001? लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भारत रत्न।
तो मैंने भारत रत्न के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत रत्न से, इसलिए मैंने एक अलग से इसका वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप उसे क्लिक करके वहाँ से उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो भारत रत्न दिया गया था उसके अवार्ड विनर्स को, और 2001 में जो अवार्ड विनर हैं उनके नेम्स, और जो लेटेस्ट में 2024 में जिन लोगों को अवार्ड मिला है उन लोगों का यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, जिसमें कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, जिसमें कौन कौन थे? सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। तो मैंने यहाँ जो भी अवार्ड विनर्स हैं जिस भी ईयर्स में, उसे मैंने ट्रिक के साथ वहाँ पे बताया है, जिससे कि आपको सारे भारत रत्न अवार्ड्स के विनर्स को याद रखना आसान हो जाएगा, उसे आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। सबसे पहले है सी राजागोपालाचारी के बारे में देख लेते हैं। ये थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे कंट्री के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? ये हमारे कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इनका भी जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट है सी.वी. रमन। सी.वी. रमन कौन थे? ये फिजिसिस्ट थे, यानी कि ये फिजिक्स के क्षेत्र में काम करते थे। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था, और इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो 1954 में जो भी अवार्ड विनर थे वो सारे तमिलनाडु से ही थे। सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, ये तीनों ही तमिलनाडु से थे, और तीनों का जो सेकंड वर्ड है वो आर से ही स्टार्ट होता है। राजागोपालाचारी, राधाकृष्णन और रमन। तो इस हिंट से आप इसे याद रख सकते हैं, आर आर आर। नेक्स्ट 2001 में जो अवार्ड विनर थे उन्हें देख लेते हैं। उसमें कौन कौन थे? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान दोनों ही म्यूजिक के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, यानी कि लता मंगेशकर हैं जो सिंगर हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। और बिस्मिल्लाह खान कौन है? ये शहनाई प्लेयर है, शहनाई बजाते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। नेक्स्ट है 2024 में कौन कौन से अवार्ड विनर हैं उसे देख लेते हैं। इसमें कौन है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और M.A. स्वामीनाथन। ये 5 लोगों को 2024 में अवार्ड मिला है, 5 पीपल को। तो कर्पूरी ठाकुर कौन है? ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनका जन्म भी बिहार में हुआ है। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। ये कौन थे? ये इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट चरण सिंह। चरण सिंह कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है पी.वी. नरसिम्हा राव। ये कौन थे? ये इंडियन लॉयर थे, स्टेट्समैन थे और पॉलिटिशियंस थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। और लास्ट है M.A. स्वामीनाथन। ये कौन थे? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे ये, और एग्रोनॉमिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। तो ये 5 लोग थे जिन्हें 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द रीट जुरिस्डिक्शन एंड हैज प्रोविजंस सिमिलर टू आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है? तो 32 में क्या है आप लोगों को पता ही होगा कि रीट का एक आर्टिकल है 32, जिसके तहत हम लोग रीट फाइल कहाँ कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसी तरह से एक और आर्टिकल कौन सा है ये पूछा जा रहा है, जो रीट जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है, रीट क्षेत्राधिकार के अंडर आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट?
ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 226। इसके तहत हम लोग रिट फाइल कहाँ कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो इसलिए आर्टिकल 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हो गया हाई कोर्ट के लिए। अब हम लोग रिट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो रिट्स बेसिकली होता क्या है? रिट्स का मतलब ही होता है कमांड देना, यानी कि और कोर्ट में इसके तहत कमांड दिया जाता है। और इंडिया में रिट्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 32 एंड 226, यानी कि 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये रिट जो होता है कि किसके लिए होता है? ये फंडामेंटल राइट को, अगर कहीं फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, उसे फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसे इन्फोर्स करने के लिए, उसका पालन करने के लिए ये रिट को लाया गया है। तो रिट है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब हम लोग जितने भी इंडिया में रिट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन से रिट्स हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और को वारंटो। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा हिंट के लिए एक एक सेंटेंसेस में याद रखेंगे, जिससे कि जो जब भी किसी भी रिट्स के बारे में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इसे बता सकते हैं। तो हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस के लिए क्या याद रखना है? हैबियस कॉर्पस के लिए याद रखना है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी एच फॉर हैबियस कॉर्पस और एच फॉर हैव। तो हैव से याद रखना है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, सपोज किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया और वो अगर निर्दोष है, तो वो अपने साइड से किसी पर्सन को ला सकता है प्रूफ के लिए, जिससे कि वो निर्दोष साबित हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे इसके लिए ही ये हैबियस कॉर्पस रिट्स को लाया गया है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि ये डिटेंशन से यानी अरेस्ट करने से रिलेटेड है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। सेकेंड है मैंडमस। तो मैंडमस का मतलब होता है बी कमांड, यानी कि इसमें क्या है? इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अपने ड्यूटी को रिफ्यूज करता है करने से, वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो रहा है, तो उसे ड्यूटी करने के लिए कमांड दिया जा सकता है। और उसके अगर नहीं वो ड्यूटी अगर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है तो उसके अगेंस्ट में रिट फाइल किया जा सकता है। इसके बारे में मैंडमस रिट में, मैंडमस के तहत वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में इसके लिए रिट फाइल किया जा सकता है। तो मैंडमस में है ड्यूटी से रिलेटेड, यानी कि आप अगर कोई पर्सन ड्यूटी नहीं कर रहा तो उसके लिए आप कमांड दे सकते हैं उसे करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन और सर्सरी है जो कोर्ट से रिलेटेड है, यानी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो होते हैं उसके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोहिबिशन में क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी किसी को मना करना। तो इसमें क्या है कि अगर सपोज ये हाई कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट होगा यहाँ पे। तो अगर लोअर कोर्ट जो है वो जो भी जुरिस्डिक्शन दे रहा है उसमें कुछ अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, उसे अगर सही नहीं जुरिस्डिक्शन वो दे पा रहे हैं, तो उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। जो अपर लेवल के जो कोर्ट होते हैं, यहाँ पे मैं अपर लेवल लिख देती हूँ, अपर कोर्ट होते हैं, तो वो हैं जो लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बीच में ही रोक देते हैं। तो वो किसके अंडर आता है? वो प्रोहिबिशन के अंडर आता है। नेक्स्ट है सर्सरी। सर्सरी में क्या है? इसमें भी लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट के ही बारे में है कि अगर लोअर कोर्ट है जो अपना जुरिस्डिक्शन देता है, लेकिन वो जब अपर कोर्ट के द्वारा उसे रिव्यू किया जाता है, उसे देखा जाता है कि वो सही है या नहीं, तो अगर कुछ उसमें गड़बड़ी पाया जाता है तो उसे फिर से उसका जुरिस्डिक्शन फिर से अपर कोर्ट के द्वारा लाया जाता है। तो ये होता है सर्सरी के अंदर। सर्सरी के लिए क्या वर्ड याद रखना है? टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि जो लोअर कोर्ट होता है उसे इन्फॉर्म किया जाता है उसके जुरिस्डिक्शन को रिव्यू करने के लिए, और वो अगर सही नहीं पाया जाता है तो उसे फिर से रिव्यू दिया जाता है जुरिस्डिक्शन को।
तो सरस्वती में याद रखना है टू बी इन्फॉर्म्ड, और प्रोहिबिशन में याद रखना है टू फॉरबिड, यानी बीच में ही रोक देना कोर्ट, लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को। नेक्स्ट है को वारंटो, ये भी ड्यूटी के बारे में ही है, यानी कि इसके लिए याद रखना है बाय व्हाट ऑथोरिटी, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, यानी कि कोई अगर पर्सन कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए उसे प्रूफ देना होगा कि वो किस अथॉरिटी से वो काम को कर रहा है। तो ये होता है को वारंटो में। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे रिट्स को देखा। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस इसके लिए याद रखना है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडमस के लिए याद रखना है बी कमांड, प्रोहिबिशन के लिए याद रखना है टू फॉरबिड। ये जो की पॉइंट है, की वर्ड्स हैं, उसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट उसे आपको वो जो रीड्स हैं वो समझ में आ जाएगी। सरस्वती के लिए याद रखना है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू या फिर टू बी सर्टिफाइड, ये दोनों में से कोई टर्म्स याद रख सकते हैं। को वारंटो के लिए याद रखना है बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। ये हो गए रीड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसके फेस्टिवल्स को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी और दूसरे स्टेट से पूछा जाता है, लेकिन और दूसरे जो स्टेट्स हैं उसके फेस्टिवल्स को याद रखना इजी है, और उसे आप ऑप्शंस के थ्रू आप टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स को देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा होता है? माघे संक्रांति, गुड फ्राइडे, सकेवा, सागा दवा, लोसुंग, सोनाम, लोचार, लोसार, होली, रामनवमी, ये होता है सिक्किम में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा फेस्टिवल्स होता है? सियांग रिवर फेस्टिवल, पांग सऊ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, नयोकुम, लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? बाय मोनपा ट्राइब। ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, संकेन और मोरीलंग, ये है अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? गांग नगई, लुई नगैनी, यसोंग, या फिर इसे डोल जाता है बोला जाता है, चेरोबा जो कि मणिपुर का न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है, कांग जो कि मणिपुर का रथ यात्रा का फेस्टिवल है, हेक्रू, हितोंगवा, लाई हरोबा, कूट फेस्टिवल ऑफ कुई चिन मिजो, चुम्फा फेस्टिवल ऑफ तंगूल नागाज, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई और निंगोल चक्कौवा, ये हो गए मणिपुर के फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है नागालैंड के, देख लेते हैं फेस्टिवल्स को। यहाँ कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? हॉर्नबिल, मोट्सू, एलोंग, हेगा, बूसू, सक्रेनई, मिमकुट, सुखनई, सुमीनागा, टुलनी, येलोंग, लुइरा, फानित फेस्टिवल, नाक नैलोम, मिमकुट, सक्रेनई और यसोंग, ये हैं नागालैंड के फेस्टिवल्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट्स पे। मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? बीजू, चापचारकूट, मिमकूट और पालकूट। तो मिजोरम में जो भी कूट वाले फेस्टिवल होंगे वो ज़्यादा मिजोरम से ही होंगे, तो इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? सारसुक मेंसिम, नोंगक्रेम फेस्टिवल, बेहदिन्यान कलाम फेस्टिवल, साड सुकरा, बागला फेस्टिवल और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये हो गए मेघालय के फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? खर्ची पूजा, पिलाक फेस्टिवल, अशोक अष्टमी और गरिया पूजा। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स को देखा। आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि सारे का भी ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को आप डायरेक्ट ही रिवाइज करके याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोस्टली फेस इन इंडिया? भारत में विदेशी निवेश को अधिकांशतः किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका राइट आंसर है इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी कि इंडिया में जो भी रेगुलेशन का इन्वायरमेंट है, रेगुलेशन का रूल्स ये सब है, वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंटली इसे नहीं फॉलो किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसे फेस करना पड़ता है विदेशी निवेशकों के द्वारा। और भी हम लोग देख लेते हैं जो कि विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, उसे देखेंगे। इसमें है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल लॉ एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स एंड टैरिफ और लेबर लॉ। तो ये सारे कीवर्ड्स को याद रखना है जो कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? फॉलोइंग स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हम लोग जो भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जो भी स्टेट्स अलग अलग क्षेत्र में, उसे हम लोग देखेंगे। तो सीरियल्स यानी कि अनाज के क्षेत्र में देखेंगे। तो अनाज में व्हीट आते हैं, तो व्हीट में कौन सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? उत्तर प्रदेश। राइस में है वेस्ट बंगाल। ग्राम में है मध्य प्रदेश। तो ग्राम यानी कि इसे पल्सेस के कैटेगरी में रखेंगे। तो ग्राम में है मध्य प्रदेश, बार्ले में है महाराष्ट्र, बाजरा में है महाराष्ट्र। कैश क्रॉप्स में जो कि शुगर ये बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के पर्पज़ से, इनकम के पर्पज़ से लगाया जाता है, तो उसमें शुगर केन है। शुगर केन में फर्स्ट कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, ऑयल वाले क्रॉप्स को देखेंगे। इसमें कोकोनट है, इसमें फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है? केरला। ग्राउंड नट में कौन है? आंध्र प्रदेश। मस्टर्ड में है राजस्थान। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाले जो क्रॉप्स होते हैं, इसमें कॉटन है, इसमें फर्स्ट है महाराष्ट्र। जूट में फर्स्ट है वेस्ट बंगाल। सिल्क में है फर्स्ट कर्नाटका। अब हम लोग आगे अलग अलग प्लांटेशन को देखेंगे। इसमें कॉफ़ी है, कॉफ़ी में कौन है फर्स्ट प्रोड्यूसर? कर्नाटका। रबर में कौन है फर्स्ट? केरला। टी में कौन है? असम। टोबैको में है गुजरात। और कैश्यू नट्स इसमें है केरला, यानी कि जो काजू प्रोडक्शन में कौन है फर्स्ट? केरला है। टर्मरिक में कौन है फर्स्ट प्रोड्यूसर? आंध्र प्रदेश। तो ये हो गए सारे स्टेट्स जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं डिफरेंट प्लांट क्रॉप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्क्रिप्शन ऑफ Sudarshan Lake is mentioned in an inscription of Girnar, Junagadh, which was composed for dash achievements of Saka ruler. सुदर्शन झील के वर्णन का उल्लेख गिरनार, जूनागढ़ के एक शिलालेख में किया गया है, जिसकी रचना साक शासक की उपलब्धियों डैश के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रुद्रदमन 1, यानी कि जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है उसमें सुदर्शन झील के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसमें किस साका रूलर के कौन से रूलर के बारे में उसके उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें किसके उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? उसमें रुद्रदमन 1 के बारे में बताया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। अब हम लोग जितने भी इंडिया के इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं और वो जिस रूलर से, जिस शासक से संबंध रखता है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट है हाथी गुम्फा, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये किससे रिलेटेड है? ये है रिलेटेड कलिंगा रूलर खरवेला, इससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये किससे रिलेटेड है? ये रुद्रदमन
के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, ये चंद्रगुप्ता मौर्य का जो एक गवर्नर था पुष्यगुप्ता, उसने क्या बनवाया था, सुदर्शन लेक बनवाया था नियर गिरनार के नज़दीक। इसके बारे में बताया गया है। तो गिरनार के नज़दीक सुदर्शन लेक बनवाया गया पुष्यगुप्ता के बारे में। और इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें रुद्रदमन वन के बारे में बताया गया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है नासिक इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसमें किसके बारे में है, ये है गौतमी बालासारी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें सतवाहना एम्पायर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर, जो कि कहाँ है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया है, हरिसेना के द्वारा कंपोज किया गया है। नेक्स्ट है भितारी पिलर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, ये पुलिकेशन 2 के बारे में इसमें बताया गया है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, रविकीर्ति के द्वारा। और इसमें बताया गया है पुलिकेशन ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, यानी पुलिकेशन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था, उसके बारे में रविकीर्ति ने लिखा है। और इसी के बारे में ऐहोल इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन प्रतिक्रिया रिडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। यानी कि ये 4 रिएक्शन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है। और ये क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर में क्यों नहीं आता है, इसको देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऐसा रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या होते हैं और रिडक्शन में क्या क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में जो होगा उसका अपोजिट रिडक्शन में हो जाएगा। तो रिडक्शन में क्या क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर ऑक्सीजन प्लस हो रहा है और हाइड्रोजन माइनस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा ऑक्सीडेशन के अंडर। और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन में अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है यानी रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन भी प्लस होगा, तब हम लोग इसे बोलेंगे ये रिडक्शन के अंडर में आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये 3 स्टेटमेंट को याद रखकर हम लोग चेक करेंगे सारे रिएक्शन को। यहाँ पे जो रिएक्शंस दिए गए हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड और डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ये हम लोग सारे रिएक्शंस को देखेंगे कि ये किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा और किस तरह से नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं बोलूँगी कि डायरेक्ट आप ऑप्शन को याद रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें वो रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर में नहीं आता है। लेकिन मैं सारे रिएक्शन को बता देती हूँ एक्सप्लेन करके
क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर में इतना टाइम नहीं होता कि सारे ऑप्शंस को आप लिख कर चेक करें, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसे ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट इसके ऑप्शंस को याद रखें कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, तो इससे आप जल्दी मार्क कर पाएंगे। लेकिन मैं इसके डिटेल्स को भी बता देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन से और भी अगर दूसरे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा तो उसे आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ सारे रिएक्शन को कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं यदि रिडॉक्स रिएक्शन में आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन दिए हुए होंगे उसमें हम लोग चेक करेंगे कि किस यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल और एडिशन को सबसे पहले चेक करेंगे। तो हमने जो भी ऑप्शंस में रिएक्शन दिए गए थे उसे मैंने इस तरह से लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में था कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, जिसका केमिकल रिएक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। सेकंड था हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, उसे इस तरह से लिखा जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड का डिकम्पोजिशन के लिए इस तरह से लिखा जाएगा रिएक्शन। और उसके बाद था पोटेशियम क्लोरेट, उसका डिकम्पोजिशन किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो हम लोग सारे रिएक्शन को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी 4 रिएक्शन है उसमें से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिमूवल और एडिशन को चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें तो ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको अभी रहने देते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का, तो इसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसे भी रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्राइड में क्लियरली दिख रहा है कि सोडियम हाइड्राइड में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड में यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऐड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं NaH था, यहाँ पे NaOH हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। और इस जो H2O है उसमें क्या हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो NaH है, NaH में क्या हुआ, NaH में हुआ है ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaH का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा NaH का। और H2O का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को रिमूव नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, यानी कि माइनस होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसलिए ये जो होगा H2O का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा रिडक्शन। ये किस में आ जाएगा, रिडक्शन में आ जाएगा। तो H2O का क्या हो गया, रिडक्शन, और NaH का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, कि NaH, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसे बोला जाता है, इसे अपोजिट बोला जाता है, यानी कि ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और H2O का क्या हो गया, रिडक्शन, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे टर्म्स को याद रखना है कि अगर ये सब पूछा जाए तो आप इसे आंसर कर सकें। तो
यहाँ पे मैंने बताया कि NaH का किस तरह से डिकम्पोजिशन हुआ और इसे किस तरह से इसमें फाइंड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये जो NaH का है डिकम्पोजिशन है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन होगा, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब हम लोग दूसरे रिएक्शन को देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ, यानी कि NaH का डिकम्पोजिशन, जिसका कि डिकम्पोजिशन किसके साथ होगा, वाटर के साथ ही होगा। तो NaH का डिकम्पोजिशन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब हम दूसरे रिएक्शन को चेक करेंगे। तो KClO3, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि KCl है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है, या फिर O2 में ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल और एडिशन के हेल्प से एक ओनली सोडियम हाइड्राइड का चेक किया। अब हम लोग इसमें जो कंडीशन था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले तो किसी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, किसी में यूज नहीं हो रहे हैं, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन वाले पे जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो आसान वाले रिएक्शन है, यानी कि H2O है, जिसका डिकम्पोजिशन करना है। तो इसे हम लोग सबसे पहले करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट पे उसका चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी से हम लोग यूज करके किसी भी रिएक्शन में पता कर सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे, यानी कि जो चार्ज होगा एलिमेंट का उसको चेक करेंगे। तो उसे चेक करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 1 to 20 नंबर तक एटॉमिक नंबर को याद रखना होगा, तभी आप लोग उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर पाएंगे। और किस तरह से फाइंड कर पाएंगे इसे मैं अभी बताऊंगी। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सपोज ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1 to 20 तक एटलीस्ट एटॉमिक नंबर याद ही होने चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इससे हम लोग किस तरह से इसका चार्ज फाइंड करेंगे, इसके वैलेंसी के हेल्प से हम लोग इसका चार्ज फाइंड करेंगे। और वैलेंसी यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 8 18 वाले 2 8 18 32 के कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। यानी कि फर्स्ट सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकेंड सेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और थर्ड में होगा 18। और इस तरह से एक 2n² का फार्मूला यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो इस तरह से 2 8 18 32 का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे कि किसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट में 1 होगा, यानी कि इस पर चार्ज भी 1 ही होगा। और चार्ज प्लस या माइनस किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर 4 से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और 4 से कम होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। तो और 4 अगर रहता है, 4 के इक्विवेलेंट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अगर गेन करता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसलिए गेन करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा।
और अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम है, यानी कि 4 से कम है तो क्या करेगा, 4 से कम है तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, यानी किस इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम लोग ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, यानी कि इसमें कितना है, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, यानी कि ये क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन करेगा, कितना गेन करेगा, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना गेन करेगा, 2 गेन करेगा। तो 2 गेन करेगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका हो जाएगा -2, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो इस तरह से आप लोग सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फाइंड करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट पे तो वो क्या करेगा, गेन करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और 4 से कम होगा तो वो लूज करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से आप लोग सारे का फाइंड कर सकते हैं। मैं सारे रिएक्शन में डायरेक्टली ही फाइंड करूँगी। एक का मैंने बता दिया है, अब मैं सारे रिएक्शन में इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सारे में डायरेक्टली लिखूँगी ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन का था +1, ऑक्सीजन का कितना था, -2। अब जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उस पर ओवरऑल कितना चार्ज होता है, 0 होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, कितना इस पे चार्ज है, 0, और हाइड्रोजन पे भी कितना चार्ज है, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे +1 है, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम का चार्ज होता है +1, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, इसलिए इसका +2 हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का +2 से क्या हो रहा है, +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा, +2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा रिडक्शन। मैं इसे क्लियरली थोड़ा लिख देती हूँ सारे को। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। तो यहाँ से हम लोग, और इसका यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 0, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 0। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का +2 से 0 हुआ, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पे -2 से 0 हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, इसने लूज किया होगा, तभी तो इसमें इसका चार्ज 0 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि जो H2O का डिकम्पोजिशन है वो एक क्या है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सोडियम हाइड्राइड का भी रिएक्शन क्या था, रिडॉक्स, और हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का भी जो डिकम्पोजिशन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रिएक्शन पे, जो कि है पोटेशियम क्लोरेट।
तो जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया था एटॉमिक नंबर के हेल्प से, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हेल्प से, उसी तरह से आप लोग इसे पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन का भी फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 होगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। तो -2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। क्लोरीन का एक ही एटम है तो -1 होगा, और पोटेशियम का +1 होगा। पोटेशियम का हो जाएगा +1, और क्योंकि जो भी कंपाउंड होते हैं उस पर ओवरऑल चार्ज कितने होते हैं, 0, इसलिए 0 बैलेंस करने के लिए इसमें जो क्लोरीन होगा उसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 हो जाएगा, +5। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सिंगल एलिमेंट होने पे तो उसका वैलेंसी से जो फाइंड करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो फाइंड करते हैं उसी से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड किया जाता है। लेकिन जब ये कंपाउंड में होते हैं, यानी कि दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन किए हुए होते हैं, तो उस टाइम जो भी एलिमेंट होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जो क्लोरीन है इसका ऐसे तो इसका ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में है क्लोरीन, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 0 चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन का जो चार्ज हो जाएगा +5 हो जाएगा, तभी जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा वो इस पोटेशियम क्लोराइड पे 0 होगा। इसलिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -6 होगा। अब हम लोग यहाँ इस साइड देख लेते हैं, तो पोटेशियम का कितना होता है +1, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पोटेशियम है, अब मैं इरेज करती हूँ ये सबको। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पोटेशियम है उसका कितना है +1 इस साइड भी है और +1 इस साइड भी है, तो इसमें तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसका ना तो रिडक्शन होगा ना ही ऑक्सीडेशन होगा। अब हम चलते हैं क्लोरीन पे, अब हम लोग चलते हैं। तो क्लोरीन का कितना है +5 और इस साइड क्लोरीन का है कितना -1, यानी कि इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 +5 और ये -6। तो हम लोग देख रहे थे किसका, क्लोरीन का देख रहे थे। क्लोरीन का क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तभी तो +5 से -1 हो रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होता है तो इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे एलिमेंट पे, यानी कि ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का कितना है -6 और यहाँ पे हो गया 0, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कोई भी एटम एलिमेंट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा क्या, ये ऑक्सीडेशन में आएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का भी जो डिकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है,
ऑक्सीजन का, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ है यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से मैंने 3 रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग इसे रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक ही रिएक्शन बचा है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही जो कंपाउंड है दोनों में ऑक्सीजन का एडिशन है, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए किसी एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का एडिशन या फिर इस तरह से ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन इस तरह से होना चाहिए, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। इसलिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आएगा। इसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ किस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से इसे रिडॉक्स रिएक्शन दिखा सकते हैं कि ये है या नहीं। वैसे अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सीजन को ही देखकर इसे पता कर सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैल्शियम का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम का हो जाएगा +2 और कार्बन का कितना हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। तो कैल्शियम का +2, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2। तो इस तरह से अगर हम लोग इसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का 3 एटम है, क्योंकि एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, चार्ज कितना होगा -2, तो 3 एटम्स का कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये +4 होगा और ये +2 होगा। और इस तरह से ओवरऑल चार्ज इसका 0 हो रहा है, इसलिए इसमें किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने का नीड नहीं हुआ। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे, इस साइड देखेंगे, इसे मैं क्लियरली लिख देती हूँ। कैल्शियम का हो जाएगा +2, कार्बन का हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम का कितना हो जाएगा +2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है तो -4। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का +2 यहाँ है, यहाँ भी +2 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हुआ। कार्बन का +4 है, यहाँ भी +4 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हुआ। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है -6 और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है -2 और यहाँ पे है -4, तो यानी कि ओवरऑल इसका भी इस साइड भी -6 ही है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आता, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन से रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन से रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और इस तरह से सबसे पहले अगर कहीं भी इस तरह से अगर रिएक्शन को दिया जाता है तो सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल और एडिशन के हेल्प से आप लोग पता कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएं। तो इस तरह से आप लोग इसे इजीली फाइंड कर पाएंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से फाइंड करते हैं उससे भी मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इससे आपको जरूर आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर इस फैक्ट से, इसके जो भी रिडॉक्स रिएक्शन के फैक्ट्स हैं उससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है इन 1973। अब हम लोग और भी एक्ट्स को देख लेते हैं कब स्टार्ट किए गए हैं। तो ये है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 1981, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये सारे एक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्र बर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? महेंद्र बर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये कौन से राजवंश के शासक थे? ये थे पल्लव वंश के शासक। हम लोग पल्लव डायनेस्टी के सारे रूलर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट इसके फाउंडर कौन थे? सिम्हा बर्मन वन, ये थे इसके फाउंडर, पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर। नेक्स्ट सिम्हा बर्मन वन के बाद आए महेंद्र बर्मन वन, उसके बाद आए नरसिम्हा बर्मन वन, और नरसिम्हा बर्मन वन ने क्या किया? इन्होंने सोय टेम्पल जो महाबलीपुरम में है उसे बनवाया था। उसके बाद आए राजा सिम्हा पल्लव, इन्होंने जो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल है उसे बनवाया था और जिसे पल्लव डायनेस्टी का मास्टरपीस भी माना जाता है। उसके बाद आए नंदी बर्मन टू, और सबसे लास्ट में पल्लव डायनेस्टी के कौन रूलर रहे हैं? अपराजिता बर्मन, ये लास्ट पल्लव रूलर रहे हैं और इन्होंने चोला किंग आदित्य वन को हराया था। चोला किंग आदित्य वन के द्वारा ये हारे थे, अपराजिता बर्मन को चोला किंग आदित्य वन ने हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, एज ऑफ जुलाई 2023 हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? 12 जुलाई 2023 के तहत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा M.K. स्टैलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, इंडियाज फर्स्ट गोल्फ क्लब वाज लोकेटेड इन विच सिटी? भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रपति कार्यालय के लिए एक शर्त नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ही विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। यहाँ पे इस ऑप्शन में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफिशियल रेसिडेंस को बिना पेमेंट के नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिना पेमेंट के ऑफिशियल रेसिडेंस को यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से कंडीशन उसे देखेंगे। क्या क्या होनी चाहिए? उन्हें एक सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एज कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और ये लेकिन ये किसी भी जो पार्लियामेंट का किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा उसके मेंबर नहीं होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के मेंबर होने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लेकिन वो मेंबर नहीं हो सकते किसी भी हाउस के, ये बोला जा रहा है। और अगर वो मेंबर हैं किसी भी हाउस के तो उन्हें उसी वक्त उस पोजीशन को छोड़ना होगा, उस मेंबरशिप को छोड़ना होगा। नेक्स्ट है, वो जब भी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी दूसरे इनकम का सोर्स को यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट का जो इमोल्यूमेंट होता है, अलाउंस होता है, उसे कम नहीं किया जा सकता उनके ऑफिशियल टेन्योर में, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो
ऑफिशियल रेसिडेंस को विदाउट पेमेंट और रेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल एज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल विच इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वो काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल के लिए कौन सा प्लेट्यू बेस्ट है, दक्कन लावा प्लेट्यू। तो दक्कन लावा प्लेट्यू है वो कौन कौन से स्टेट में है, मोस्टली साउदर्न इंडिया में है। और इसमें कौन कौन से स्टेट में है ये, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, और कुछ पार्ट तमिलनाडु का भी इसमें आता है। तो यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं ये है दक्कन प्लेट्यू, और ये देख सकते हैं कि कहाँ कौन कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये कौन कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तेलंगाना का भी कुछ पार्ट है, और तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु का कुछ पार्ट इसमें दक्कन प्लेट्यू है, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। दक्कन प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि पेनिनसुलर का मतलब हुआ कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है एक तरह का दक्कन प्लेट्यू, और ये किससे बना हुआ है, ये किस तरह से बना है, ये लावा जब सॉलिडिफाई हुआ रॉक्स में, यानी कि जो लावा है वो रॉक्स में कन्वर्ट हुआ, उसी का जो पार्ट टूट कर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गए हैं, उसी से बना है ब्लैक सॉइल। और जो कि कॉटन के ग्रोथ के लिए, कॉटन को वहाँ पे ग्रो करने के लिए वो ब्लैक सॉइल अच्छा माना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, मोहन बीना प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट won द अवार्ड इन द ईयर 1994। मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो मोहन बीना प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सा प्राइज जीता था, ग्रामी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एज ऑफ जुलाई 2023 हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज। यानी कि जुलाई 2023 तक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। तो आप लोग 2025 के एसएससी के एग्जाम्स के लिए आप लोगों को 2024 के सारे करंट अफेयर्स को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO whose primary objective is to work towards the robust growth of the microfinance sector। डैश एक उद्योग संघ और स्वयं निकाय संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क होता है वो एक SRO है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ को, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, यानी कि जो छोटे छोटे जो सेक्टर हैं फाइनेंस से रिलेटेड उसको ग्रोथ प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क क्या करता है, ये लेंडिंग प्रोवाइड करता है, उसको प्रमोट करता है, क्लाइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि लोन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। और इसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, सपोर्टिव होता है, सपोर्टिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होता है इसका। नेक्स्ट है ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, 2009 में इस्टेब्लिश हुआ है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। और ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कब बना, NBFC का, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
ये इसका पार्ट कब बना? 2014 में। यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क 2009 में बना और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का पार्ट कब बना? 2014 में। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब हुआ कि जो कुछ कुछ फंक्शंस बैंक के जैसा ही प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो बैंक के अंदर में नहीं आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा बजाज, मुथूट, ये सब क्या है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नेक्स्ट है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार नंबियाल। वाइस चेयरमैन है देवेश सचदेव। और चीफ सीईओ कौन है? ये आलोक मिश्रा है इसके सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। When population density is analyzed by calculating its net cultivable area, then that measurement is called। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उससे उस माप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर डिवाइड किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? कल्टिवेबल एरिया, यानी जो एरेबल लैंड होते हैं जहाँ पे खेती की जाती है उसके उस लैंड के रिस्पेक्ट में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड किया जाता है तो उसे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो यहाँ पे एसिड्स बेसिस का नेम दिया गया है और इसे फाइंड करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसका होगा, उसके रिस्पेक्ट में उसे अरेंज करना है। तो इसमें किसके बारे में दिया गया है? सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये चार में से फाइंड करना है कि बेसिसिटी किसका ज़्यादा होगा। तो एसिडिटी और इससे सबसे पहले देखें कि किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस H+ आयन जितना ज़्यादा रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा OH- रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, वो उतना ही वो बेसिक होगा। ये हो गया एसिड बेस के रिस्पेक्ट में। अब एक टर्म, और इसी टर्म को हम लोग अपोजिट वे में इसे भी फाइंड किया जाता है, जैसे कि जो एसिडिटी है वो बेसिस के लिए होता है और बेसिसिटी बोला जाता है एसिड्स के लिए। तो ये आप लोग जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं ऑप्शन, उसके रिस्पेक्ट में आप लोग उस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि किस रिस्पेक्ट में इसे फाइंड करना है। एसिडिटी बेसिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, फिर एसिड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिसिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है और ऑप्शन में भी बेस को ही दिया गया है, यानी कि बेसिसिटी को बेस के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या, यानी कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है? बेसिसिटी होता है क्या है? जितना ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस OH- को रिलीज करेगा उतना ही वो बेसिक होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी बेस है उसमें से सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये चार एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट होगा जो जितना ज़्यादा जल्दी OH- रिलीज करेगा? और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उसके साइज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल को लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइज किस पे डिपेंड करेगा? उसके रेडियस पे। तो यहाँ पे जो ग्रुप है उसका साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। यानी कि जो भी ग्रुप है, ये जो भी ग्रुप हैं 18 ग्रुप, उसमें साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट का नेम दिया गया है ऑप्शन में, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? वो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं।
तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हर्लिना, रब, रिबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे क्या होगा? साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो आप लोग ग्रुप्स के नेम को ट्रिक के हेल्प से याद रख सकते हैं। आप लोग ट्रिक अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे यूट्यूब में या फिर कहीं भी ट्रिक्स दिख जाएंगे, तो वो सारे ट्रिक्स को आप लोग को याद रखना है। उसी के हेल्प से आप लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे। सबसे बड़ा ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी सबसे छोटा किसका साइज होता है? हाइड्रोजन का। उसके बाद लिथियम, उससे हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है लिथियम का, उससे बड़ा होता है सोडियम का, उससे बड़ा होता है रुबिडियम का, उससे बड़ा होता है सीजियम का, उससे बड़ा सबसे बड़ा होता है फ्रांसियम। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज होते जाएंगे। सपोज हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिट है, लिथियम का सपोज 2 ऑर्बिट होगा, उस तरह से आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, इसलिए साइज भी बढ़ता जाएगा उसका। और जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतना ही जल्दी वो एटम है जो किसी भी जिसके साथ रिएक्शन करेगा वो उसको उतना ही जल्दी वो रिलीज कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सा एलिमेंट हाइड्रोक्साइड को रिलीज करेगा? जो सबसे नीचे में होगा। यानी कि ऑप्शन में कौन कौन सा दिया गया है, किसके किसके बारे में दिया गया है? ऑप्शन में सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, लिथियम, और ये क्या था? पोटेशियम। यहाँ पे सोडियम के बाद यहाँ पे पोटेशियम होगा। यहाँ पे सोडियम के बाद क्या है? पोटेशियम है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम के बाद हर्लिना के हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद हो जाएगा फ्रांसियम। लीना के रब सॉरी जब रुबिडियम के बाद हो जाएगा क्या? रुबिडियम के बाद सीजियम होगा, उसके बाद फ्रांसियम होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो अब हम लोग अरेंज करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज किस तरह से है। तो लिथियम के साथ दिया है सोडियम है, और किसका है? पोटेशियम है, और है सीजियम। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका हो जाएगा? सीजियम का होगा। उसके बाद किसका होगा? पोटेशियम का होगा। उसके बाद हो जाएगा सोडियम का, और उसके बाद किसका होगा? उसके बाद हो जाएगा लिथियम का। तो इसी बेसिस पे हम लोगों को अरेंज करना है। जो सीजियम होगा सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगा इसका, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजली ये हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा लिथियम। तो यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सीजियम, उसके बाद हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा लिथियम। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आप लोगों को इसे ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसे साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे पैटर्न को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अप से डाउन या फिर डाउन से अप इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जब पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना यानी कि
इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे निकालने में, उसे बाहर करने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी यूज होगा अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, ये भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है, यानी कि ये राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या होता है, ये नीचे से ऊपर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी नीचे से ऊपर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि उस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ही उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, मतलब उसमें माइनस चार्ज आएगा। तो वो जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी, वो नीचे से ऊपर इंक्रीज होता है। और इस तरह से आप लोग सारे पैटर्न को याद रख सकते हैं। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एसएससी में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं अलग अलग टॉपिक करके वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आप हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे आप आंसर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मोनोसियस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनोसियस को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लावर्स हैविंग बोथ एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। जिस भी फ्लावर में एंड्रोसियम गायनेसियम दोनों होता है उसे मोनोसियस बोला जाता है। एंड्रोसियम यानी कि मेल गैमेट, मेल पार्ट, और गायनेसियम का मतलब होता है फीमेल पार्ट। तो एंड्रोसियम और गायनेसियम यानी मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में अगर होगा तो उसे बोलते हैं मोनोसियस। तो मोनोसियस क्या होगा, बोथ मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम ही प्लांट में होंगे और उसका लोकेशन डिफरेंट हो सकता है एक ही प्लांट में, लेकिन वो प्लांट एक ही होगा, सेम होगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कुकुरबिट्टा, चारवा, चारा और कोकोनट, ये सब प्लांट क्या होते हैं, मोनोसियस। और डायोसियस प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, उसे बोला जाता है डायोसियस। और इसमें यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट होगा वो अलग अलग प्लांट से प्रोड्यूस किया जाएगा, ये होता है डायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। जो बीसीसीआई है वो क्या है, वो क्रिकेट का प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है इंडिया में। इसे फाउंड कब किया गया, इसे स्थापित कब किया गया, 1928 को, 1 दिसंबर को 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिनी। सीईओ कौन है, हेमंग अमीन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। मेंस के लिए कोच कौन है, गौतम गंभीर। और वुमेन्स कोच के हेड कौन है, अमोल मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। संगठन के ग्रेड और इसके उदाहरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यानी कि इसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा एनिमल है जिसमें इसके ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सही मैच नहीं किया गया है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग है। इसमें जो यूप्लेक्टेला है उसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी अगर किसी में क्या होता है,
किसी एनिमल में क्या होता है, ओनली सेल होता है, तो इसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। किसी में क्या होता है, सेल होता है, सेल के बाद क्या होता है, टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, तो इसे बोला जाता है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे जो ओनली सेल अगर होगा तो ये सेलुलर लेवल बोला जाएगा, सेल टिश्यू अगर होगा तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे। यानी कि किसी लिविंग बींग्स बहुत वैरायटी के हैं, किसी में ओनली सिंगल सेल ही होते हैं, तो अगर सिंगल सेल होंगे ओनली यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जिस तरह के एनिमल्स होते हैं और जिसमें जिस तरह का उसमें पैटर्न होगा, यानी कि किसी में ओनली सेल होगा, किसी में सेल के बाद टिश्यू भी बनेंगे, किसी में ओनली सिंगल सेल होंगे, और किसी में और क्या होते हैं, सेल होंगे, सेल के बाद टिश्यू का भी फॉर्मेशन होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से अगर होगा तो इसे बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं, ह्यूमन में क्या होता है, सेल भी होता है, सेल के बाद टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सारे कंप्लीट डिफाइंड वे में बने होते हैं, पाए जाते हैं सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। तो इसे क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एनिमल्स में जिस तरह से पैटर्न होते हैं सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम का, उसी तरह से उसका नाम दिया जाता है, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सेलुलर है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्ज, यानी कि इसमें ओनली सेल्स होते हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ। यानी कि ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल्स जिसमें जिस तरह से अरेंज होते हैं उसे ही अलग अलग तरह का उसे नाम दिया जाता है। तो सेलुलर में क्या होता है, ओनली सेल होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्ज। टिश्यू लेवल के ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू होगा, लेकिन टिश्यू के आगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, इसमें ओनली सेल और टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्निडेरियंस। ऑर्गन वाले में क्या होता है, ऑर्गन में क्या होगा, सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू का भी फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब सेल टिश्यू और ऑर्गन पाए जाते हैं तो इसका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एग्जाम्पल होता है फ्लैट बॉम्ब्स। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में मैंने क्या बताया था, इसमें सेल भी होंगे, टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम का भी फॉर्मेशन होगा। यानी कि सेल के बाद टिश्यू के बाद क्या होगा, ऑर्गन के बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारे होंगे अगर, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्लैडर, किडनी, यूरेट्रस, जो हम लोग के बॉडी में जो पार्ट होते हैं वो सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हैं। और जो सिंगल यूनिसेलुलर जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गए, ये सब क्या है, इसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द प्ले नील दर्पण। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने लिखा है नील दर्पण नाटक को। हम लोग सारे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर को देख लेते हैं। यंग इंडिया के ऑथर कौन है, एम के गांधी। हरिजन के कौन है, एम के गांधी। नवजीवन के कौन है, एम के गांधी। हिंदू स्वराज्य के हैं एम के गांधी, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके भी हैं एम के गांधी। केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक। द मराठा के हैं बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू।
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम इसके हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया के हैं लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के हैं वीर सावरकर। गीतांजलि के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नील दर्पण के हैं दीनबंधु मित्रा। कर्मयोगी के हैं स्वामी विवेकानंद। युगांतर के हैं श्री अरविंदो। वंदे मातरम के हैं अरविंदो घोष। न्यू इंडिया के हैं एनी बेसेंट। इंडिया स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस। संवाद कुमुदी के राजा राम मोहन राय। इंडिपेंडेंट के हैं मोतीलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के हैं दादा भाई नौरोजी। इंडियन अनरेस्ट के हैं वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देवी चौधरानी के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब वॉइस ऑफ फ्रीडम के हैं नयनतारा सहगल। ये थे बुक्स एंड ऑथर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1929 बाय हु अमंग द फॉलोइंग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में 1929 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा को इस्टेब्लिश किया गया था 1929 ईस्वी में। हम लोग जितने भी मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडर्न हिस्ट्री के हुए थे उसको हम लोग फाउंडर के साथ देखेंगे, किसने इसकी स्थापना की थी उसके साथ देखेंगे। अभिनव भारत का किसने किया था, वीर सावरकर ने। अलीगढ़ मूवमेंट का किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। आर्य समाज का किसने किया था, दयानंद सरस्वती। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का किसने किया था, बी आर अम्बेडकर। ब्रह्मो समाज का किसने किया था, राजा राम मोहन राय। चिपको आंदोलन का किसने किया था, सुंदर लाल बहुगुणा। देव समाज को किसने किया था, स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। होम रूल मूवमेंट का किसने किया था, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने किया था मिलकर। प्रार्थना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रार्थना समाज को किसने किया था, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। आत्मा रंग राम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने मिलकर किया था प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश। रेड क्रॉस को किसने किया, जे.एच. डुनांट। सर्वोदय मूवमेंट को किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय भूदान को किसने किया था, आचार्य विनोबा भावे। सत्यशोधक समाज को किसने किया था, ज्योतिराव फुले। सर्वेंट्स ऑफ गॉड और खुदाई खिदमतगार को किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने किया था, जी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी को किसने किया था, लाला लाजपत राय। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, एक है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और एक है सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं गोपाल कृष्ण गोखले और पीपल्स सोसाइटी के हैं लाला लाजपत राय। सुलभ इंटरनेशनल के कौन है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तत्वोदनी सभा के कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। थियोसोफिकल सोसाइटी के कौन है, मैडामे H.P. वॉलावट्स्की। भूदान मूवमेंट के कौन है, विनोबा भावे। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कौन है, दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन है, J.K. गोखले। खुदाई खिदमतगार के कौन है, अब्दुल गफ्फार खान। ऑल इंडिया किसान सभा के कौन है, सहजानंद एंड N.J. रंगा। सहजानंद ने ऑल इंडिया किसान सभा को इस्टेब्लिश किया था। तो ये थे SSC CGL 2024 के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस GK GS के। तो आई होप कि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हुआ होगा और इसे आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट्स आपके आगे आने वाले SSC 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ तो
वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ जो शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो मैं कंप्लीट शिफ्ट के साथ ऐसे ही डाल दूँगी ओनली MCQ, क्योंकि जो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी रिपीट ही होते रहते हैं। तो अब जितना भी मैं ट्राई करूँगी डालने का वो सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।